नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखने वाली खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और रोज आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपको उसकी कानून संबंधी जानकारी आप लोगों को हम बता सके। और आज जो विषय हमारे साथ है, जो से हम लेकर आए आपके सामने, वो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के क्या कानूनी प्रावधान है। इस बारे में आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं। कोई समस्या इस बारे में आप झेल रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई आप देख रहे हैं जिसमें कोई समस्या आपको है, तो आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई और कानूनी समस्या भी आपके सामने है, किसी और कानूनी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आप निसंकोच होकर सीधे हम तक जुड़ सकते हैं। बेहतर और निःशुल्क सहायता आपकी हमारी तरफ से जरूर की जाएगी। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट अधिवक्ता दया शंकर हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता विशाल यादव। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। विशाल, मैं शुरुआत आप ही से करूंगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो तलाक की जब हम लोग बात करते हैं, प्रोविजन क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि जैसा हम जानते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में पहले ही माना जाता था कि मैरिजेज आर मेड इन हेवन, और उसके बाद हमारे फोर फादर्स को ये महसूस हुआ कि ऐसा नहीं है। और किस प्रकार से जो है, अगर किसी की शादी हो जाती है और मान लीजिए दोनों पार्टीज़ में कॉम्पिटेंसी नहीं बैठ रही है या कोई भी कारण है, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो इसलिए जो है हिंदू मैरिज एक्ट का जो है एनेक्टमेंट हुआ। और सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 जो है जी, वो डिफाइन करता है। इसमें सर्टेन कंडीशंस दी गई हैं, 9 कंडीशंस दी गई हुई हैं जी, जिसमें ये बताया गया है कि अगर इन सर्टेन कंडीशंस के ऊपर कोई आदमी पिटीशन डालता है डाइवोर्स की, तो वो डाइवोर्स ले सकता है जी, और महिला के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा दी गई हैं सबसेक्शन 2 में जी, उसमें जो है 3 कंडीशन और बताई गई हैं कि इसके तहत जो है विमेन जो है डाइवोर्स डाल सकती ठीक है। दया शंकर जी, जिन ग्राउंड्स की बात की है विशाल ने, क्या क्या ग्राउंड्स वो हैं और महिलाओं के लिए अलग से ग्राउंड और क्या क्या दिए गए हैं? देखिए, जहाँ तक अभी विशाल जी ने बताया जी, कि हमारे कानून में हिंदू मैरिज एक्ट में धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम जी, 1955 जो लागू है, उसमें पुरुष और महिला दोनों को ये समान अधिकार प्राप्त है कि महिला अपने पति से और पति अपने पत्नी से तलाक ले सकता है जी, और जो आधार बेसिकली जो बताए गए हैं उनमें क्रूरता, अभित्यजन और एडल्ट्री, जी, ये क्रूएल्टी, डिजर्शन एंड एडल्ट्री, ये 3 ग्राउंड्स हैं जो मेन ग्राउंड्स हैं जिसमें चाहे पति अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से पिटीशन फाइल करके तलाक ले सकता है। जी। दूसरा, एक तलाक का और एक प्राविधान इसमें दिया हुआ है कि यदि पति और पत्नी जी, स्वेच्छा से चाहते हैं, म्यूचुअल कंडीशन से जी, कि उनके बीच नहीं बन पा रही है और वो साल भर से अलग रह रहे हैं, उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं, तो धारा 13 में ही एक बी पार्ट है जिसके तहत वो म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये धारा 13 की एक पिटीशन। ठीक है सर। और भी क्लासेस हैं जो आगे भी हम लोग बात करेंगे। जी बिल्कुल। विशाल, जो क्रुएल्टी की बात की, तो क्रुएल्टी को कैसे डिफाइन किया गया है? जो सिर्फ शारीरिक तौर पर प्रताड़ना की जाती है, क्या सिर्फ उसी को क्रुएल्टी के अंतर्गत रखा गया है, या जो मानसिक प्रताड़ना होती है वो भी क्रुएल्टी के अंतर्गत आती है? देखिए, दोनों को जो है क्रुएल्टी में रखा गया है। इफ either of the party, whether it is husband or wife, they are subjected to cruelty, whether it is physical or mental, कोई भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, दोनों को ही क्रुएल्टीज के बेसिस में रखा गया है और इसके आधार पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। मान लीजिए अगर घर में कोई टॉन्टिंग करता है किसी भी प्रकार से,
मारता पीटता है, ये फिजिकल हो गई, किसी प्रकार की टॉन्टिंग करता है, अगर वो एक जो है हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है किसी भी स्पाउस को और वो मेंटली टेंशन में है अपने दूसरे स्पाउस की वजह से, तो वो जो है क्रूएल्टी में आता है। जी, लेकिन अगर वित्तीय तौर पर मजबूर किया जाता है, वित्तीय तौर पर जो लालन पोषण होना चाहिए अगर वो नहीं दिया जाता, तो मेंटल क्रूएल्टी आती है। दैट्स आल्सो क्रूएल्टी, दैट्स आल्सो कम अंडर क्रूएल्टी। जी, वो भी क्रूएल्टी नहीं आएगा अगर जो है उसकी जो है उसको पूरी तरीके से, मान लीजिए जो बेसिक चीजें हैं, खाना नहीं दिया जा रहा है, कपड़े नहीं दिए जा रहे हैं, या जो भी चीजें हैं, एक मतलब मान लीजिए किसी भी प्रकार से बाहर घुमाने नहीं ले जा रहे हैं, घर में ही रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, ये सारी चीजें क्रूएल्टी के अंदर आती हैं। ठीक है। इस वक्त अजीत हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। अजीत, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? अजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ बहुत रहेगा जी। जी अजीत, अपनी बात आप रखिए। ये पूछना सर, हमारा 2010 से हमने तलाक का मुकदमा किया था इंडिया कोर्ट में जी, तो उसमें वो मतलब खारिज हो गया है। अब हम ये चाहते 7 वर्ष हो गए हैं ये मुकदमा हुए और विवाह के हो गए हैं 14 वर्ष जी, तो ये चाहते हम पत्नी तलाक चाहते, इस बारे में राय चाहिए। जी। तो जब से मुकदमा चला है 2010 से, तब से आप लोग साथ ही रह रहे हैं कि अलग अलग रह रहे हैं? नहीं, हम लोग अलग अलग, वो अपने घर में है, अपने घर में है। ठीक है। तो जो डिवोर्स जो खारिज हुआ वो किस ग्राउंड पे हुआ? वो मतलब हम ले आने को तैयार थे और वो आने को तैयार नहीं। वो ये कहती है, रिपोर्ट में भी है कि मतलब हमें प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है और अजीत। प्रॉपर्टी हमारे नाम कुछ है नहीं, हमारे पिताजी के नाम है। हाँ ठीक है अजीत, बेहतर होगा कि उस केस से संबंधित जो कागजात हैं उनकी भी एक कॉपी आप हम तक भेज दीजिए, ताकि किन ग्राउंड्स पे आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया गया था और किन ग्राउंड्स पे खारिज हुआ, वो पूरा पढ़ने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे, कोई सहायता आपकी की पाए। लेकिन विशाल जो बता रहे हैं कि भाई 2010 से अब जाकर 7 साल से लगातार ये लोग अलग भी रह रहे हैं, तो क्या ये खुद में भी एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स के लिए? ये बिल्कुल ये ग्राउंड है। अगर दोनों पार्टीज काफी समय से अलग रह रहे हैं तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स के लिए, कि भाई दोनों पार्टीज जो है कोहैबिटेट नहीं कर रहे हैं एक साथ में और कोई उनके बीच में जो है शादी का रिलेशन नहीं है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट 9 आउट ऑफ 9 ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड है जिसमें कि डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो ये इसके लिए सर प्रोसेस क्या होता है? जो पहला प्रोसेस था इन लोगों का वही होना चाहिए या फिर नहीं? अब ये इसमें ये देखना होगा, ये पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाए कि जो ये खारिज अगर बता रहे हैं तो खारिज इनका कौन सी बेसिस पे डिसमिस हुआ है। पहले में ये देखना होगा कि पिछला डाइवोर्स इन्होंने डाला था वो कौन सी बेसिस पे डाला हुआ था, और अगर कोर्ट ने डिसमिस किया है तो क्या बेसिस है उसके डिसमिस करने के। ठीक है दर्शक, एक सवाल लेकर आपके पास में आऊंगा कि हम लोग वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में सुनते हैं, ये कंसेप्ट क्या है, इसका पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, वाइड मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 10 में कहा गया कि वाइड मैरिज को वाइड डिक्लेयर करना, वाइड मतलब शून्य घोषित कराना जी। और सेक्शन 12 कहता है वाइडेबल मैरिज। वाइड मैरिज वो होते हैं जो सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट है जी, उसमें कंडीशंस दी हुई हैं कि किन किन कौन कौन मैरिज कर सकता है क्या, और वही अगर वो उनका वायलेशन करते हुए कोई मैरिज की गई है तो वो मैरिज जो है वो वाइड होगी जी। सपोज करिए कि किसी हस्बैंड का वाइफ पहले से है और उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है जी, और उसने दूसरी मैरिज कर ली है, तो वो मैरिज अपने आप में वाइड मैरिज मानी जाएगी जी, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। और जहां तक हाँ हिंदू मैरिज, और वाइडेबल मैरिज में है यदि कंसेंट मान लीजिए ऑब्टेन बाय फ्रॉड किया है, किसी की सहमति धोखे से प्राप्त की है, ठीक है, और मान लीजिए वो स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है कंसेंट देने के लिए, दूसरा पक्ष मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में किसी एक का, और उसे मैरिज करा दी गई है, तो मैरिज ऑफ वाइडेबल मैरिज। ये है वाइड और वाइडेबल, शून्य और शून्यकरण। सेक्शन 10 में सेक्शन जो अपना वाइड मैरिज है ये प्रारंभ से ही शून्य माना जाता है। अगर उसका वायलेशन हुआ है सेक्शन 5 के इंग्रेडिएंट्स का, तो प्रारंभ से ही वो शून्य माना जाएगा, और सेक्शन 12 में यदि मैरिज हो गई है तो उसको वाइडेबल घोषित कराना पड़ेगा कि ये विवाह हमारा शून्यकरण है, वाइडेबल है जी। ठीक है विशाल, जुडिशियल सेपरेशन की हम लोग बात भी सुनते हैं, तो डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन कैसे अलग अलग है, क्या दोनों में अंतर है, और जुडिशियल सेपरेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या है? देखिए ऐसा है कि जो डाइवोर्स है, जैसा मैंने बताया
कि डाइवोर्स सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, जिसमें 9 कंडीशन सबसेक्शन 1 में दी गई हैं, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी उनकी बेसिस के ऊपर डाइवोर्स फाइल कर सकता है। सबसेक्शन 2 में 3-4 कंडीशन ऐसी दी गई हैं जिसमें कि महिला ही फाइल कर सकती है अगर वो करना चाहे। जी। जो जुडिशियल सेपरेशन होता है वो सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट डिफाइंड किया गया है, और उसमें जो है ईदर ऑफ द पार्टी या हस्बैंड या वाइफ कोई भी एक पिटीशन मूव कर सकता है और ये कह सकता है कि भाई हम लोगों की साथ में बन नहीं रही है और फॉर द टाइम बीइंग हम सस्पेंशन ऑफ राइट चाहते हैं, तो उसके बाद जो है दोनों के राइट सस्पेंड कर दिए जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि टर्मिनेट नहीं किए जाएंगे। सेक्शन 13 में जो है वो जो शादी होती है वो टर्मिनेट कर दी जाती है, और सेक्शन 10 में जो शादी है वो टर्मिनेट नहीं की जाती, सस्पेंड की जाती है। और कुछ समय के बाद अगर दोनों लोगों को लगता है कि हम साथ में आ सकते हैं तो वो एप्लीकेशन मूव करेंगे और दोबारा से कोहैबिटेट करने लगेंगे, और अगर उन्हें लगता है कि हम साथ में नहीं रह सकते हैं तो फिर एप्लीकेशन मूव करेंगे और वही ग्राउंड जो है नो रिजम्पशन का सेक्शन 13 में ट्रीट कर लिया जाएगा और डाइवोर्स हो जाएगा। जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोई टाइम बाउंड पीरियड रखा जाता है कि भाई इतने वक्त के लिए अलग रह सकते हैं, इसके बाद फिर तलाक लेना होगा, क्या रहता है? नहीं, टाइम बाउंड तो पीरियड नहीं है, सस्पेंड कर दिया जाता है। जनरली ऐसा होता है कि 1 साल या 2 साल में लोगों को पता लग जाता है, तो उसके बाद जो है या तो वो साथ में आ जाते हैं या फिर डाइवोर्स ले लेते हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे दर्शक मध्य प्रदेश से सत्यवनी प्रताप सिंह हम तक जुड़ चुके हैं। सर, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी, अपनी बात आप रखिए सर। हेलो सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखिए हमारे पास। हाँ सर, बात ये है कि मैंने अपने बच्ची की शादी किया था जी। तो उस दौरान मैंने 1.5 साल बाद हमारे जो दामाद थे एक्सपायर हो गए थे जी। तो उनके एक्सपायर होने के बाद जो उनके पिता है तो उनके जो अराजियातें थी सब अपने नाम करवा लिए हैं जी। तो उसके लिए क्या किया जाए सर? ठीक है, दयाशंकर जी आपके पास मैं आऊंगा सवाल को लेकर कि इस परिस्थिति में इनको क्या करना चाहिए? नहीं, ये अगर इनके डिसीज हस्बैंड हैं जी। तो पूरा राइट इन पे, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी उनकी संपत्ति है वो इन्हीं को प्राप्त होगी। इनके ससुर को कोई अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो उसको प्राप्त करे। अगर उन्होंने कहीं गलत करा लिया है छिपा करके, कंसील करके, तो एप्रोप्रिएट फोरम पर ही अपनी बात कहें कि मैं उनकी लीगल वेडेड वाइफ हूँ, रही हूँ और उनकी डेथ हो गई है और पत्नी होने के नाते मेरा उस पर पूरा अधिकार है। अगर कहीं मकान है तो उसका म्यूटेट करावे, या कोई कहे तो पूरा इनका अपने डिसीज पति के जितने भी एसेट्स हैं उन पे इनका पूरा अधिकार। लेकिन सर, डिसीज्ड पति के कौन सी संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होगा? जो उनके हस्बैंड को जो पैतृक संपत्ति मिली थी वो, या उन्होंने जो खुद कमाई है उस पर? नहीं, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जो इनकी होगी, ठीक, वो उन पे उनका हक होगा। मान लीजिए कहीं पे जॉब में रहे हों, जो उनके फंड्स वगैरह हैं उन पे इनका अधिकार होगा जी। बैंक्स में कहीं पैसा जमा हो उन पे इनका अधिकार होगा। जो उनकी सेल्फ एक्वायर जो इतनी भी संपत्ति होगी, इनका पत्नी होने के नाते इनका सारा अधिकार उस पर प्राप्त जी। विशाल, क्या प्रोसीजर को फिर अपनाना चाहिए जब ये चीज गलत हुई है? तो देखिए, इसके लिए जो है सिविल कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। जैसा कि होता है कि अगर, जैसा कि हमारे अधिवक्ता ने बताया कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, ये डिस्टिंक्शन बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने खुद के पैसों से वो प्रॉपर्टी खरीदी है तो पत्नी का पूरा अधिकार होगा, और अगर फादर की प्रॉपर्टी है जो कि उनके नाम पे नहीं आई थी तो पत्नी का अधिकार नहीं होगा। अब इसके लिए सिविल कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट सूट डालना पड़ेगा, और चाहे अगर उन्होंने गलती से बैनामा भी अपने नाम करा लिया है तो क्रिमिनल में भी 420 और अन्य धाराओं को लगा के अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं सर कि बेहतर सहायता आपको मिली है, प्रोसेस आप अपना सकते हैं। उसके अलावा कोई दिक्कत आपको सामने आती है तो वापस आप हम तक जुड़कर बेहतर सहायता इस बारे में ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तो जुड़ने के लिए। दयाशंकर, मैं जानना चाहूंगा कि अगर मल्टीपल प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, यानी कि डिवोर्स भी का भी केस भी चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी है, डाउरी का केस भी है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो पक्ष है जिसने केस फाइल किया हुआ है उसके लिए कितनी चीजें आसान होती हैं और कैसे इन केसेस को हैंडल करना चाहिए? देखिए, अगर मैट्रिमोनियल केसेस अगर तलाक, मेंटेनेंस और किसी कोर्ट में चल रहा हो तो वो सब एक कंसोलिडेट हो जाएंगी वो केसेस,
कोर्ट से अगर रिक्वेस्ट करें, अलग अलग अगर न्यायालयों में चल रहा है तो रिक्वेस्ट करके तो उसे कंसोलिडेट किया जा सकता है, जिससे कि हर केसेस में भाग दौड़ से बचा जा सके। और जहां तक रहा डोमेस्टिक वायलेंस है या क्रिमिनल केस है 498 वगैरह, तो वो अलग चलेंगी। वो तो आपका जो प्रश्न था कि इनको इन सब केसेस को कैसे किया जा सकता है, तो कंसोलिडेट करके रेमेडी जो है एक ही अदालत से प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरीके से ये अपने केसेस को कंसोलिडेट करा लें और केस को कंटेस्ट करें। ठीक है विशाल, लेकिन कंसोलिडेट करने का कितना फायदा होता है जो प्रार्थी हैं उनको, और क्या प्रोसेस उसका रहता है? देखिए, ऐसा है कि जब भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं तो जनरली ये होता है कि मान लीजिए अगर लड़की छोड़ के चली गई तो सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स डालते हैं, दूसरी पार्टी डाइवोर्स डाल देती है जी। फिर उसके बाद जो है लड़की का पक्ष होता है वो 498 डाल देता है, तो मल्टीपल प्रोसीडिंग्स होती हैं। उसके बाद एक एप्लीकेशन लगा के उन्हें कंसोलिडेट किया जा सकता है। कंसोलिडेट करने के बाद फायदा ये होगा कि एक तो हमें मान लीजिए एक केस कहीं पड़ा हुआ है, लड़की कहीं दूसरे शहर की उसने डाल रखा है, एक केस किसी दूसरे शहर में चल रहा है, तो एक ही चारों तरफ जाना हमारा बच सकता है। और एक जगह जाके जो है एक ही हमें एडवोकेट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन भी हम पे कम आएगा, और जो है जो भी व्यक्ति होगा वो उस पर प्रॉपरली फोकस कर सकता है। लेकिन सर फिर जुरिस्डिक्शन डिसाइड कैसे होगा कि कौन सी कोर्ट में सारे केस आएंगे कंसोलिडेट होने के बाद? नहीं, देखिए जैसा ऐसा है जुरिडिक्शन का, तो ऐसा है जैसे मान लीजिए कि सेक्शन 25 सीपीसी में सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो केसेस को ट्रांसफर कर सकता है अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने हैं। तो मान लीजिए लड़की ने केस डाल दिया हमारा आगरा में, और लड़का जो रहता है वो दिल्ली में रहता है, तो जो दूसरी पार्टी होगी वो ट्रांसफर पिटीशन डाल सकता है सेक्शन 25 में कि हमारा केस जो है इस जुरिडिक्शन के हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि विटनेसेस यहाँ पे हैं, मैरिज सोलोमनाइज यहाँ पे हुई थी। सेक्शन 19 में जो जुरिडिक्शन हिंदू मैरिज एक्ट में बताई गई है उसके आधार पे, तो इसके बेसिस पे फिर देखा जाएगा भाई जुरिडिक्शन एक कहाँ की बनती है, उसके आधार पे केसेस ट्रांसफर कर दिए। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शंकर जी आपका और विशाल आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी इस संबंध में हमारे दर्शकों को देने के लिए। इंडिया लीगल सर्विस फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिले। इस बारे में अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप निसंकोच होकर हम तक जुड़ सकते हैं। बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता हमारी तरफ से आपको जरूर दी जाएगी। नमस्कार।